Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. कल हमने एनसीएफ के बारे में डिस्कस किया था, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था और इसके मेन पॉइंट क्या थे और एनसीएफ मेनली होता क्या था। तो हमने जाना था कि एनसीएफ एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये बताया जाता है बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे प्रोवाइड करने हैं, कैसा मेथड ऑफ टीचिंग रहेगा, हमें एक्सपीरियंसेस की ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हमें ये पता चला कि प्रोफेसर यशपाल थे उस टाइम पे चेयरपर्सन, एंड उन्होंने 21 फोकस ग्रुप पे फोकस किया था। अप्रोच कंस्ट्रक्टिविस्ट थी और मेन जो सेंटर पॉइंट था जिसपे पूरा एनसीएफ डिपेंड करता था वो था चाइल्ड। देन मेन फॉर्मूला है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना किसी बर्डन के बच्चों को पढ़ाना। 22 लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट किया गया था और 17 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने इमीडिएटली इफेक्ट से इसे लागू कर दिया था। देन इसे अप्लाई किया था एमएचआरडी ने। मेन पॉइंट था लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बच्चे खुद से गेन करेंगे। देन रोल ऑफ टीचर था फैसिलिटेटर। देन अप्रोचेस हमने कर ली थी कि 3 टाइप की अप्रोचेस होती हैं, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म। बिहेवियरिज्म में होता है कि जिसमें आपको बच्चे का जो बिहेवियर है उसे मेन फोकस में रखना है। ह्यूमनिज्म में होता है कि बच्चे को मेन सेंटर पॉइंट रखना, बच्चे की सक्सेस पे बात करनी है आपको, एंड द चाइल्ड इज एवरीथिंग। एंड देन द कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो इस थ्योरी की, इस डॉक्यूमेंट की मेन फाउंडेशन है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। वो अब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है कि जिसके अंदर आपको अपनी इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, कंस्ट्रक्ट करना है। देन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड बाय डूइंग, जो लर्निंग है वो इटसेल्फ होती है, मतलब बच्चा खुद से करके देख रहा है, बच्चे की खुद के एक्सपीरियंसेस गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। देन गाइडिंग प्रिंसिपल भी मैंने आपको बता दिए थे कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, ना कि क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन। देन हमारी एजुकेशन के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए कि वहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी बच्चा आ जाए, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना ही किसी डिफॉर्मिटी या कोई बच्चा डिसएडवांटेज्ड है तो उनको किसी भी टाइप का भेदभाव किया जाए। देन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि हॉरिजॉन्टल क्या होती है कि जब आप सेम क्लासरूम में अपग्रेडेशन करते हो। देन वर्टिकल मोबिलिटी होती है व्हेन यू आर अचीविंग इन अ डिफरेंट लेवल। तो जब आप स्कूल लेवल पे थे, फिर आप जोन लेवल पे आए, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए, देन आप स्टेट लेवल पे आए, देन आप नेशनल लेवल पे आए, इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे। ये वर्टिकल मोबिलिटी के एग्जाम्पल है। इसके बाद साइंटिफिक फाउंडेशन, हमें अपनी एजुकेशन को ऐसा बनाना है कि बच्चे जो हैं मोर साइंटिफिक हो जाए, मतलब दे आर गोइंग टू फाइंड आउट द रीजन, लॉजिक, एंड दे आर अवेयर विद द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे करिकुलर एरिया। करिकुलर एरिया क्या होते हैं? करिकुलर एरियाज होते हैं हमारे जिसके अंदर हमारी पूरी पाठ्यचर्या आती है। पाठ्यचर्या मतलब जो पढ़ाया जाना है क्लास के अंदर, लाइक आप जैसे बोल देते हो सिलेबस। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे ट्रेडिशनल एरियाज। ट्रेडिशनल मतलब जो हमारे अर्लियर पीरियड से एज इट इज चले आ रहे हैं। तो हमारे कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हैं ऐसे? मैथ्स, लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस। ओके, देन इसके बाद आते हैं अदर एरियाज जैसे आर्ट एजुकेशन, सॉरी, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर पीस, एंड हैबिटेट लर्निंग। हैबिटेट लर्निंग क्या होती है कि आप अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रहते हुए ही उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट को आपके लर्निंग एक्सपीरियंस का एक रिसोर्स बना सको। ठीक है, तो हमने 2 करिकुलर एरियाज की बात करी। ट्रेडिशनल जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, जैसे आप छोटे बच्चे थे तो आपने पढ़ा, आपने लैंग्वेजेस पढ़ी, हिंदी इंग्लिश को पढ़ा, आपने साइंस पढ़ा, आपने मैथ्स पढ़ा, आपने सोशल साइंस पढ़ा। बट अदर एरियाज भी हैं जिसे आपने पढ़ा तो होगा बट एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे आर्ट एजुकेशन हो गई, वर्क एजुकेशन हो गई, क्राफ्ट का कोई काम किया होगा आपने, या HP है, ये हमारे किसके अंडर आ जाएंगे? अदर करिकुलर एरियाज।
इसके बाद मैंने आपको पहले भी बोला था कल की क्लास में कि द एनसीएफ हैव द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का क्या मतलब है कि हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन जाएंगी, जैसी भी इंस्ट्रक्शन बच्चे को क्लास में आप प्रोवाइड करोगे वो कैसी होनी चाहिए, इन अ मदर टंग। अब जो 3 लैंग्वेज की बात करी है वो तीनों लैंग्वेज डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट। लाइक अगर आप हिंदी आपकी मदर टंग है, इंग्लिश आपने एक फॉरेन लैंग्वेज ले ली, तो आप संस्कृत ले सकते हो या कोई अदर लैंग्वेज भी ले सकते हैं, फ्रेंच ले सकते हैं। ओके, देन ये सजेशन किसने दिया था? कोठारी कमीशन ने ये सजेशन दिया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का सबसे पहले। देन कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट, मतलब ऐसे कौन से सोर्स हैं जिनकी वजह से बच्चा ये सोचता है कि मुझे एक क्लासरूम में नहीं आना है, या फिर वो आना नहीं चाहता, या आ जाता है तो उसकी जो शारीरिक अवरोध है ये, मतलब उस बच्चे को ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट है हमारा लॉन्ग वॉक टू स्कूल, मतलब आपका घर बहुत दूर है और आपका स्कूल बहुत दूर है, तो आपको बहुत दूर तक का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है आपके स्कूल को रीच करने के लिए। क्लियर? देन आता है रिजिड टाइम टेबल। इतना रिजिड टाइम टेबल है कि मान लो आपका पीरियड स्टार्ट होता है 8:30, तो टाइम टेबल इतना रिजिड है, यू आर नॉट एबल टू रीच टू 8:31। ठीक है, तो ये टाइम टेबल बहुत रिजिड है कि आपको ये काम इसी टाइम पे करना है, तो देयर इज अ नो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी तो है नहीं, तो बच्चा कैसा फील करेगा? बच्चा बहुत ही डल फील करेगा एंड रिजिडिटी फील करेगा। देन इसके बाद है बैडली डिजाइन फर्नीचर। फर्नीचर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमें पता है स्कूल की टाइमिंग एटलीस्ट 6 आवर्स की तो होती ही होती है। करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स के टॉयलेट्स होने चाहिए वो भी नहीं है। देन देयर इज अ कॉर्पोरल पनिशमेंट, कि बच्चों को वर्बल पनिशमेंट भी दी जा रही है और नॉन वर्बल पनिशमेंट भी दी जा रही है। वर्बल पनिशमेंट लाइक उन्हें बोल के कुछ भी डिसएग्रीमेंट शो की जा रही है कि आप यू आर अ डल स्टूडेंट, आपसे ये काम होगा ही नहीं, आप नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी वो हमारी कैसे हो जाएगी, मतलब अगर आप मेंटल एंजाइटी दे रहे हो थ्रू योर वर्ड्स तो वो वर्बल पनिशमेंट कहलाती है, एंड अगर आप कोई भी एंजाइटी प्रोवाइड कर रहे हो थ्रू योर एक्शंस तो वो हमारी कैसी होती है? नॉन वर्बल। ओके, ठीक है, कम टू नेक्स्ट। देन आर सम इम्पोर्टेंट सजेशंस बाय एनसीएफ। अब एनसीएफ ने ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट सजेशंस आपको प्रोवाइड किए हैं? तो पहला है टेक्स्ट बुक एंड अदर मटेरियल शुड बी इन कॉर्पोरेट लोकल नॉलेज एंड ट्रेडिशनल स्किल, मतलब आपकी जो टेक्स्ट बुक डिजाइन की जाएंगी, आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड होगा, जो आप टीएलएम्स लेके जाओगे, यू नो द टर्म्स टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्लास में लेके जाओगे वो ऐसे होने चाहिए जिनकी बच्चों को लोकल नॉलेज भी हो। लाइक अगर मैं कोई टीएलएम ले जाना चाहती हूँ, मुझे क्यूब शो करना है किसी क्लास में, तो मैं चॉक बॉक्स लेके जा सकती हूँ, या अगर मुझे क्यूबॉइड शो करनी पड़ रही है क्लास में, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं वो परचेज करूँ देन आई विल शो यू कि बेटा ये आपका क्यूबॉइड होता है। मैं सिंपल नोटबुक से भी आपको शो कर सकती हूँ कि बेटा दिस इज द क्यूबॉइड एंड दिस इज द क्यूब। देन स्कूल शुड प्रोवाइड अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। अब स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट होता है कंडसिव एनवायरनमेंट। कंडसिव एनवायरनमेंट भी क्या होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हर एक चीजों की पॉसिबिलिटी हो, कि आपको इमोशनली भी सपोर्ट किया जाए, आपका फिजिकल कंफर्ट भी देखा जाए, आपका मेंटल प्रिपरेशन भी हो, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए तो आप उसे बोलोगे स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। देन क्रिटिकली एग्जामिन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। अगर बच्चे को किसी भी रूप से आर्थिक इशू है, मतलब अगर उसकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है, या कोई सोशल इशू है, कोई जस्टिस नहीं मिला है, लिबर्टी नहीं मिली है, डेमोक्रेसी अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आपको वो भी बच्चे का एग्जामिन करना है। ये एक स्कूल की भी ड्यूटी रहेगी प्लस एक टीचर की भी ड्यूटी रहेगी। देन गिव इम्पोर्टेंस टू स्पोर्ट्स। जो भी आपके को करिकुलर एरियाज हैं उनको भी आप इम्पोर्टेंस दोगे, क्योंकि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल कंफर्ट का भी देना, कंफर्ट जोन में रखना है और फिजिकल एक्टिविटीज भी प्रोवाइड करानी है। देन आता है मेक स्कूल करिकुलम प्रैक्टिकल। ऐसा करिकुलम आप लेके आओ जो आपका प्रैक्टिकेबल हो, मतलब उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी हो, जिसका कहीं बाहर जाके यूसेज हो।
देन डिफरेंट टीचिंग मेथड, अगर आप डिफरेंट टॉपिक पढ़ा रहे हो तो आपके टीचिंग मेथड भी डिफरेंट ही रहेंगे। अगर मान लो मुझे लिटमस पेपर दिखाना है तो मैं क्या बताती रहूंगी, दिस इज द रेड लिटमस पेपर, दिस इज द ब्लू लिटमस पेपर, नहीं, आपको वो शो करने हैं बच्चों के सामने। तो जो आपका मेथड रहेगा वो रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन। इफ यू आर वर्किंग ऑन ए contemporary टॉपिक तो आपका जो टीचिंग मेथड रहेगा वो डिस्कशन रहेगा। मतलब आप कोई इशू रिलेटेड बात कर रहे हो तो आपका जो मेथड रहेगा वो कैसा रहेगा, डिस्कशन मेथड रहेगा। देन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ऑल गुड। अब देखो असेसमेंट एंड इवेल्युएशन क्या होता है। सबसे पहले अगर आपने अपनी टीचिंग कंप्लीट कर ली है तो आप ये भी जानना चाहोगे बच्चों से कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही, या आपकी टीचिंग के क्या ड्रॉबैक्स रहे, या आप अपने टीचिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करना है वो आपको करना है इजी टू डिफिकल्ट। मतलब पहले आपको छोटे क्वेश्चन या फिर इजी क्वेश्चन डालने हैं, देन गो फॉर द डिफिकल्टी लेवल, आपको और डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते जाना है। तो हमें इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाना है, या आप बोल सकते हो सिंपल टू हार्ड की तरफ जाना है। देन आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन भी स्टार्ट कराने चाहिए। अब ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होते हैं, जिसके अंदर आपको एक बुक दे दी जाती है जिसको आप ओपन कर सकते हो, आप क्वेश्चन को जज कर सकते हो, आप एग्जामिनी जो है, जो पेपर दे रहा है वो डिस्कशन कर सकता है, अपने टीचर से पूछ सकता है, फ्रेंड से पूछ सकता है, देन ही और शी कैन गिव द आंसर। तो आपके ओपन बुक जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट कराने चाहिए। इससे होगा क्या, आप ये सोच रहे होंगे कि मैम जब बच्चा देख ही लेगा तो फिर कैसे करेगा। इससे ये होगा कि बच्चा 10 जगह ढूंढ रहा है अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने व्यू पॉइंट को शो करने के लिए। Then the assessment of project and the lab work can also be made credible. ऐसा बनाना चाहिए जो साउंड हो। मतलब अगर आपने कुछ भी लैब वर्क कराया है, आपने कोई होमवर्क कराया है, आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क कराया है, तो आपके जो प्रोजेक्ट वर्क हो वो यूजफुल हो। लाइक अगर मैं फर्स्ट ईयर में बात करूं, अगर मैं मैथ्स के किसी प्रैक्टिकम की बात करूं तो वहां पे आपको टेस्ट कंडक्ट करने हैं। इसका क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि टीचर को एक टेस्ट की प्रिपरेशन भी पता चल जाएगी, और टीचर को उस टेस्ट को कैसे कंडक्ट करना है, क्या व्यू पॉइंट रहेंगे, कैसे उसका फॉर्मेट बनाना है, ये चीजें भी पता चल जाएंगी। ठीक है, क्लियर। देन क्लासरूम कल्चर शुड बी इम्प्रूव। अब आप पिछले ट्रेडिशनल क्लासरूम पे नहीं चल सकते, यू आर नॉट एबल टू डू द प्रीचिंग, आप प्रीचिंग नहीं कर सकते। लाइक जैसे आप पहले टाइम में देखते थे, एक गुरु होते थे और शिष्य ऐसे बैठे रहते थे नीचे, और अगर गुरु ने कोई लाइन बोल दी है तो शिष्य क्या करते थे, उसका सिर्फ क्रैम कर लेते थे, और जो जितना अच्छे से क्रैम कर पाता था हम ये समझते थे वो उतना ही अच्छा स्टूडेंट है। नो, क्लासरूम कल्चर इम्प्रूव होना चाहिए, बच्चे लर्निंग करें, बच्चे क्रैमिंग ना करें। देन स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू असेस देयर ओन वर्क। बच्चों में ये एबिलिटी भी आपको इंक्रीज करानी है कि बच्चे अपना वर्क खुद से असेस कर सके, बच्चे खुद की असेसमेंट भी शो कर सके कि अगर मैंने लास्ट ईयर या लास्ट क्लास में खुद को 5 नंबर दिए हैं तो अब मेरी टर्न है कि मैं खुद को 6 पे लेके आ सकूं। तो खुद का असेसमेंट है कि बच्चे अपने वर्क को दोबारा रीजज करे, री एग्जामिन करे कि अगर मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया है। देन रिलायबल एंड एफिशिएंट टूल शुड बी डेवलप्ड। ऐसे टूल असेसिंग के यूज करे जाने चाहिए जो रिलायबल है, जो सबके लिए सेम है, जो यूनिवर्सल है, वही उसी से आप असेसमेंट कर सकते हो। मान लो किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि द सेंटर पॉइंट ऑफ एनसीएफ इज टीचर, स्टूडेंट, बुक्स, को करिकुलर एक्टिविटी, तो सबका आंसर वही होगा कि स्टूडेंट आपका सेंटर पॉइंट है, द चाइल्ड इज द सेंटर पॉइंट। तो चाइल्ड सेंटर पॉइंट है तो आंसर कैसा हो गया, यूनिवर्सल हो गया, सबके लिए सेम है। तो ये इस प्रकार के टूल जो क्वेश्चनियर हैं वो ऐसे होने चाहिए जो रिलायबल भी और एफिशिएंट भी हो, कि बच्चे की लर्निंग को इंक्रीज करने में हेल्प करे। देन स्कूल एनवायरनमेंट बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए, बच्चे एक दूसरे के दोस्त बन सके, बच्चे टीचर्स के साथ भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, बच्चों का जो नेचर है टीचर्स के साथ भी फ्रेंडली हो। देन कलरफुल, अब आपने देखी होंगी बिल्डिंग्स जो होती हैं उन पे काफी डिजाइन बना होता है, ऐसे डिजाइन बना होगा, कहीं कुछ बना होगा, कहीं कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रखी होगी। तो इससे क्या होता है, बच्चे बहुत जॉयफुल महसूस करते हैं, दे कम विद द ज़ील, वहां पे वो बहुत खुश होके आते हैं, उत्साहित होके आते हैं। देन इसके बाद पीसफुल, शोर शराबा ना हो, थोड़ा शांति भी बच्चों को देने वाला हो।
देन फ्लावर्स होने चाहिए, गार्डनिंग भी की जाए जिससे बच्चे बहुत कलरफुल फील करें एंड वो अच्छा इन्वायरमेंट लगता है। देन अगर आप छोटे बच्चे हैं फॉर एलिमेंट्री और द नर्सरी जो स्टूडेंट्स हैं, मॉन्टेसरी के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए टॉयज भी प्रोवाइड किए जा सकें। देन एग्जामिनेशन रिफॉर्म, शिफ्ट फ्रॉम द कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग। अब कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग को छोड़ो कि बच्चा सिर्फ कंटेंट लिख के, जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि प्रीचिंग पे, कि आपने कंटेंट याद कराया, बच्चों को याद है, दैट्स इट। नहीं, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज करो। आपको स्टेटमेंट सेम नहीं देनी है, आपको स्टेटमेंट क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। तो इससे क्या होगा, बच्चों का कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ेगा और असेसमेंट भी बढ़ेगी। देन टीचिंग को एज अ प्रोफेशन मान के चलना है, एक प्रोफेशन है, ठीक है। और अगर आपका टीचिंग एक प्रोफेशन है और आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो, तो उसे आपको आपका पैशन बनाना होगा कि हाँ मैं टीचिंग कर सकता हूँ। वो आपका ना एक सेल्फ फुलफिलमेंट की लेवल पे आना चाहिए, तभी आप सोच पाओगे या तभी आप अच्छे से टीचिंग कर पाओगे। तो एग्जामिनेशन रिफॉर्म में है कि टीचिंग को प्रोफेशन बनाया जाए, कि ज्यादा प्रोफेशनल एथिक्स के साथ टीचर जो है क्लासरूम में आए। ओके, thank you, bye bye, take care, and as always keep growing, keep going, and keep learning. Happy learning.